गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का तहे दिल से करता हूं स्वागत। क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही ऑप्टिक्स सीरीज के वेव ऑप्टिक्स भाग के एक नए वीडियो लेक्चर में। जी हां, आज का ये वीडियो लेक्चर है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 8 यानी 8वां वीडियो लेक्चर है। आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर से पहले मैं आपको जितने भी लगातार वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, इसमें जो इससे पहले वाला लेक्चर था खास करके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी डेरिवेशन ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वीडियो लेक्चर था। और आज का ये वीडियो लेक्चर आखिरी वीडियो लेक्चर है वेव ऑप्टिक्स का, नहीं इंटरफेरेंस का। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक खत्म। यानी वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट के नजरिए से पढ़ रहे हैं कुल मिलाकर 3 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी जिस तरह से हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, डिस्पर्शन पढ़ा, ठीक उसी तरह वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस कॉमा डिफ्रैक्शन कॉमा पोलराइजेशन पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं और आज का ये वीडियो लेक्चर इंटरफेरेंस का आखिरी वीडियो लेक्चर है। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा वो एक नई कहानी के साथ नए टॉपिक की शुरुआत होगा। और आज का लेक्चर थ्योरी का लेक्चर बिल्कुल नहीं है। आप ऑलरेडी मेरे इस वीडियो लेक्चर का टाइटल पढ़ चुके हैं कि टुडेज लेक्चर इज एन एंटायरली अ न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे पढ़े जाने वाले, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे किए जाने वाले न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जो आते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स की मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। और क्वेश्चन के प्रति, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें आज एग्जांपल्स के रूप में समझाऊंगा। लेकिन क्यों ना मैं एग्जांपल की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करा दूं जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं, या मुझे कहना चाहिए कि उसकी डेरिवेशन से ताल्लुकात रखने वाले वो सभी फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, दिस इज अ न्यूमेरिकल लेक्चर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल लेक्चर है एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल लेक्चर बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही आपने सुना, ये पूरी तरह से यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेक्चर है। तो क्यों ना मैं न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करने से पहले लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। आई रिपीट माय सेंटेंस, let us revise all the formulas, let us revise all the formulas, let us revise all the formulas जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से निकल कर आते हैं। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन से, वो फॉर्मूलाज जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन से हमें प्राप्त हुए हैं, डेरिवेशन से हमें प्राप्त हुए हैं, यानी वो सभी फॉर्मूलाज जो हमें प्राप्त हुए हैं आपको बताना चाहूंगा। लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन से हमें प्राप्त हुए। आपको बताना चाहूंगा, जब मैं डेरिवेशन आपको कराई थी तो मैंने आपको डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया था कि ये हमारी स्लिट ए है और ये हमारी स्लिट बी है, और इस स्लिट के सेंटर से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन है, और यहां से लेके यहां तक स्क्रीन की जो दूरी है वो कैपिटल डी है। इस वाली स्लिट से और इस वाली स्लिट से एक लाइट यहां ट्रैवल करके आई, एक लाइट ट्रैवल करके यहां आई, तो ये बना था पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद इस वाली स्लिट से एक लाइट ट्रैवल करके यहां गई, और इस वाली स्लिट से एक लाइट ट्रैवल करके यहां गई, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने x कहा था। जब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई और दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को d कहा गया, तो इस वाले डिस्टेंस को d/2 कहा गया था,
और इस वाले डिस्टेंस को d/2 कहा गया था। याद करो, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये सारी चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिराइव कराई है। तो अगर गलती से आप में से कोई बच्चा आज का लेक्चर पहली बार देख रहा है और उसने मेरे इससे पहले वाले लेक्चर को देखा ही नहीं है, तो भैया बहना फिर मुझे ना कहना, कहीं डाउट की मुसीबत को ना पड़े आपको सहना। मतलब ये कि आज का वीडियो लेक्चर समझने के लिए इससे पहले का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे जाना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है इससे पहले के सभी वीडियो लेक्चर्स का, देखना ना भूले, उन्हें देखो, डेरिवेशन की रिटन प्रैक्टिस करो और फिर लौट के आओ। मना कौन कर रहा है? और मैं कौन सा सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा एक ही लेक्चर में? कम से कम 2, 3, 4, 5 एग्जांपल समझकर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और जो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपको सिर्फ इससे समझ नहीं आएगी, लेकिन डेरिवेशन अगर आपके दिमाग में होगी तो 200% समझ आएगी। तो चलिए एक बार हम लिखते हैं वो सारे फॉर्मूलाज जो हमें डेरिवेशन से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ था, दैट वाज द पोजीशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, पोजीशन ऑफ ईच ब्राइट पैटर्न या ईच ब्राइट फ्रिंज। अगर हर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू L लैम्डा कैपिटल D बाय D, वेयर n इज इक्वल टू 1 फॉर पहला ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल टू 1 फॉर पहला ब्राइट फ्रिंज, n इज इक्वल टू 2 फॉर दूसरा ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। आइए बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला की, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ईच डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ईच डार्क फ्रिंज। अगर डार्क फ्रिंज की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास x इज इक्वल टू 2n-1 आपका लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेयर n इज इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं पहला डार्क फ्रिंज। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, फिर हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2 आपका दूसरा डार्क फ्रिंज एंड सिलसिला चलता जाएगा। तीसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, दैट वाज द विड्थ ऑफ द फ्रिंज, विड्थ ऑफ द फ्रिंज, विड्थ ऑफ द फ्रिंज बोलूं या सिंपल शब्दों में कहूं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, जिसकी मेन डेरिवेशन थी। तो फ्रिंज विड्थ जो निकल कर आया था वो निकल कर आया था बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। चाहे फ्रिंज विड्थ ब्राइट की हो चाहे डार्क की हो, फॉर ईच ब्राइट एंड डार्क पैटर्न, फॉर ईच पैटर्न, चाहे वो ईच पैटर्न में कोई पैटर्न ब्राइट का हो या कोई पैटर्न डार्क का हो, सबकी फ्रिंज विड्थ इक्वल है, सबकी फ्रिंज विड्थ इक्वल है। ये तीन सबसे ज्यादा काम आने वाले फॉर्मूलाज हैं जो आपको सबसे ज्यादा यूज होंगे। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस पूरे सेटअप को क्वेश्चन कहता है कि इफ द एंटायर सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूं। देखो यहां साफ पता चल रहा है कि फ्रिंज विड्थ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहला फैक्टर कि स्क्रीन कितनी दूरी पर है, यानी कैपिटल D पे डिपेंड कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दोनों स्लिट्स के बीच में गैप कितना है, यानी स्मॉल d पे डिपेंड कर रही है। लेकिन इन दोनों फैक्टर से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई काम आता है तो वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसे यूज किया गया है इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए। तो इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रिंज की विड्थ में। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मतलब बहुत साफ है कि अगर वेवलेंथ चेंज हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिंज विड्थ भी चेंज होगी। एक बच्चा कहता है सर व्हाई ओनली वेवलेंथ, कैपिटल D और स्मॉल d को चेंज करेंगे तब भी तो फ्रिंज विड्थ पे असर आएगा। आएगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन तीनों फैक्टर्स में से वेवलेंथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। अब मेरा तीसरा पॉइंट सुनो, मैं चौथा पॉइंट सुनो। इनफैक्ट 3 पॉइंट मैंने यहां बता दिए। जो ये चौथा पॉइंट है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में नहीं कहा था, क्योंकि उसकी डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत सिंपल है, आप अभी सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। जब क्वेश्चंस देखोगे उससे रिलेटेड तो और जल्दी समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात याद आ जाएगी कि हाँ मास्टर जी ने बताया है। इफ दिस एंटायर सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर इस पूरे सेटअप को उठाकर किसी मीडियम में डाल दिया जाए, मीडियम चाहे पानी हो,
चाहे हनी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर किसी मीडियम में डालते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी भी नए मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ पे असर पड़ेगा। या आप अच्छी तरह जानते हो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ छोटी हो जाती है, रेयर मीडियम में वेवलेंथ अच्छी खासी होती है। तो अगर सपोज करो किसी दूसरे मीडियम में मैंने डाल दिया तो वहां पे वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहां लिखूं, चलिए जगह बना देता हूं, इसे मिटा देता हूं। लेट अस रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज। तो लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, ये मैं हटा रहा हूं और ये हेडिंग में लिखे रहने देता हूं, लेट अस रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। अब मैं चौथा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ द apparatus, I repeat my sentence, if the apparatus is immersed in a medium, if the apparatus is immersed in a medium of refractive index mu, then the new fringe width, यानी जो नई फ्रिंज विड्थ होगी वो बीटा नहीं होगी, rather वो बीटा डैश होगी, and that बीटा डैश will be lambda dash capital D by small d। देख लीजिए आपके सामने ये एक्सप्रेशन आपको नजर आना चाहिए। अब ये जो लैम्डा डैश है, हम जानते हैं कि लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। एक मिनट रुक जाओ, हमारे पास आ गया ना लैम्डा बाय म्यू, हाँ लैम्डा बाय म्यू। सो देयरफॉर नई वाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा डैश की जगह लिखा लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। तो नया वाला फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, इस लैम्डा के नीचे म्यू था, क्योंकि लैम्डा डैश की जगह लैम्डा बाय म्यू लिखा, तो मेरे पास आ गया बीटा बाय म्यू। इसका मतलब कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में सेटअप को ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो नई वाली फ्रिंज विड्थ विल बिकम 1 अपॉन म्यू टाइम्स द पुरानी वाली फ्रिंज विड्थ। वो साफ पता चल रहा है कि नई वाली फ्रिंज विड्थ है बीटा डैश, पुरानी वाली फ्रिंज विड्थ है बीटा, और जिस मीडियम में आप उसे इमर्स कर रहे हो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो I can simply say that if the setup of Young's double slit experiment is immersed in a liquid or immersed in a medium of refractive index mu, I repeat my sentence, if the setup of the Young's double slit experiment is immersed in a medium of refractive index mu, then the new fringe width becomes 1 upon mu times the older fringe width। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार मैं कहता हूं अच्छे से देख लो, और जो मैंने फॉर्मूलाज आपको अभी तक बोर्ड पे समझाए हैं इन्हें तो मैं मिटाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको समझ तब आएगी जब ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे। तो प्लीज मैं आगे से हट रहा हूं, हैव अ केयरफुल लुक। और सबसे अच्छी बात पता है क्या होगी? अगर आप इन्हें नोट डाउन करो, प्लीज जस्ट हैव अटेंशन, प्लीज पे योर अटेंशन। जो मैंने बोर्ड पे ये फॉर्मूलाज लिखे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, जरा इन फॉर्मूलाज पे एक बार दीजिए अपना पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा जरा भी परेशान। सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, ये दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, ये तीसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, और ये चौथा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, these 4 formulas are really very important। अब कभी कभी एक और चीज पूछी जाती है, वो एक और चीज क्या है? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये जो हमारा पूरा का पूरा आपका पॉइंट है, और ये जो आपका पूरा का पूरा पॉइंट है, मान लीजिए ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, और मैं ये कहता हूं कि इस डायग्राम को मिटाकर मान लीजिए स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, और इस स्क्रीन पे ये हमारे पास स्लिट का पॉइंट ए है और ये हमारे पास स्लिट का पॉइंट बी है। इस स्क्रीन पे लेट अस से कि कोई ब्राइट पैटर्न, इस स्क्रीन पे लेट अस से कि कोई ब्राइट पैटर्न, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्राइट पैटर्न, ये ब्राइट पैटर्न और ये पोजीशन। भाई देखो अगर ये ब्राइट पैटर्न की चौड़ाई, अगर ये ब्राइट पैटर्न की चौड़ाई के बारे में कोई हमसे पूछे कि भाई ब्राइट पैटर्न की एंगुलर विड्थ क्या है, तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सीधी। अगर कोई हमसे पूछता है कि इस ब्राइट पैटर्न की एंगुलर विड्थ क्या है, एंगुलर विड्थ का मतलब कि ये कितने एंगल पे बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शुरू हुआ यहां पे और ये पहुंचा यहां पे। इसका मतलब कि जो ये थीटा
सबटेंड कर रहा है, थीटा सबटेंड कर रहा है, मतलब कि आपको बताना चाहूंगा कैसे। इस चीज को आपके लिए विजुअलाइज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये लाइट सीधी है, अब रोशनी यहां से फैली 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 यहां तक गई। अगर रोशनी शुरू यहां से हुई और गई यहां तक, अगर रोशनी शुरू यहां से हुई और गई यहां तक, तो अगर रोशनी शुरू हुई यहां से और गई यहां तक, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की रोशनी ऊपर भी गई होगी और सेंट्रल मैक्सिमा की रोशनी नीचे भी गई होगी। मैं फिलहाल सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जब बना तो ये कैसे बना, यानी इस पॉइंट से मान लेते हैं कि एक लाइट यहां थी और एक लाइट यहां थी, तो ये इसकी एंगुलर विड्थ है, ये इसकी एंगुलर विड्थ है। अगर रोशनी इतनी फैली, मान लीजिए ये रोशनी का या रोशनी की चौड़ाई है, तो रोशनी की चौड़ाई को हम कहते हैं बीटा, मतलब साफ साफ बोलो ना सर, फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये फ्रिंज विड्थ है बीटा और यहां से लेके यहां तक ये कैपिटल डी है, तो हम बोलते हैं एंगुलर फैलाव मतलब कि रोशनी किस एंगल पे फैली। एंगुलर फैलाव मतलब कि वो कितने एंगल पे फैली। हो सकता है कि ये बीच वाली लाइन है, रोशनी देखो ऐसे फैली, ये नोटिस करो, तो जितना मेरा ये वाला हाथ ऊपर गया उतना ही ये नीचे गया, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये वाला एंगल नाप रहा हूं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये बेस लाइन है, रोशनी फैली यहां फैली, तो दिस इज द फर्स्ट एंगल जो रोशनी यहां फैली, लेकिन चौड़ाई सिर्फ ये यहां की देखी जा रही है, सिर्फ यहां की, सिर्फ इसे कहा जा रहा है, सिर्फ ये चौड़ाई देखी जा रही है। तो अगर ये चौड़ाई है इस पैटर्न की, तो इसे कहा जा रहा है फ्रिंज विड्थ, यानी फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ब्राइट पैटर्न। तो पहले ब्राइट पैटर्न की चौड़ाई बीटा, अगर इसी के ऊपर एक ब्राइट यहां है तो हो सकता है एक ब्राइट यहां भी हो, तो टोटल चौड़ाई 2 बीटा होगी। मैं टोटल चौड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंगल पैटर्न जो एक ही तरफ बना है। इस तरफ की रोशनी देखो, रोशनी ऊपर भी है, रोशनी नीचे भी है, रोशनी के ऊपर अंधेरा, अंधेरे के ऊपर रोशनी, फिर रोशनी के नीचे अंधेरा, अंधेरे के नीचे रोशनी। मैं नीचे वाले पैटर्न की भी बात नहीं कर रहा हूं। जब बात उसकी भी होगी और इसकी भी होगी, यानी ऑन बोथ द साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर भी रोशनी है, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी रोशनी है, सेंट्रल मैक्सिमा के आगे भी अंधेरा है, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी अंधेरा है। मैं ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सेंट्रल मैक्सिमा से एक पैटर्न की चौड़ाई की बात कर रहा हूं। तो सेंट्रल मैक्सिमा से रोशनी की चौड़ाई मान लो बीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर रोशनी की चौड़ाई ये होती तो इसका मतलब चौड़ाई कम है, अगर ये ऐसा होता तो मतलब चौड़ाई ज्यादा है, तो उस चौड़ाई का एंगल का फैलाव कितना है, यानी एंगुलर फैलाव का मतलब होता है कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ को हम सिंपल शब्दों में निकालते हैं tan थीटा से। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, हम tan को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा एंगल होता है। तो थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर कौन, बीटा, बेस कौन, d। तो थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय d इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन कि ब्राइट पैटर्न कितने एंगल तक फैला है। मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं आगे से हट रहा हूं, प्लीज एक बार मेरे द्वारा बोर्ड पे लिखवाई हुई या बोर्ड पे बताई हुई इस पूरी जानकारी को है मेरी आपसे सजेशन कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर आप अभी कह रहे थे कि आपने 4 फॉर्मूला रिवाइज करा दिए, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 4 नहीं, मैंने बातों में 5 फॉर्मूला रिवाइज करा दिए। यानी पिछले 20 मिनट में मैंने आपको न्यूमेरिकल की शुरुआत एक भी नहीं कराई, लेकिन न्यूमेरिकल की शुरुआत कराने से ज्यादा मैंने उस न्यूमेरिकल में काम आने वाले फॉर्मूले की क्लैरिटी पे ज्यादा दबाव डाला है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज माय टॉप प्रायोरिटी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। सो आपको
इस बात पे पूरा ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिफोर आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स, आपको मैं उन न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले फॉर्मूलाज समझा रहा हूं। पहला बताया पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट पैटर्न, सेकंड बताया पोजीशन ऑफ द डार्क पैटर्न, तीसरा बताया मैंने विड्थ ऑफ द फ्रिंज जिसे हमने डिराइव किया है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई कि अगर इस पूरे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाता है जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सो द न्यू फ्रिंज विड्थ बिकम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स द ओल्डर फ्रिंज विड्थ। प्रूफ भी कर दिया यहां पे कि नई वाली फ्रिंज विड्थ इज 1 अपॉन म्यू टाइम्स द ओल्डर फ्रिंज विड्थ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई कि सेंट्रल मैक्सिमा से अगर ऊपर रोशनी इतने एंगल में फैली है तो वही रोशनी यहां की बजाय यहां भी फैली होगी, तो टोटल एंगुलर विड्थ 2 थीटा होगी। लेकिन मैं भी 2 थीटा डिटरमाइन नहीं कर रहा हूं, जब तक थीटा नहीं पता चलेगा 2 थीटा क्यों सोचूं, पहले थीटा तो निकाल लूं। तो सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जिस एंगल पे रोशनी फैली है या रोशनी जहां तक गई है उसकी चौड़ाई प्लस ये वाला बेस, तो चौड़ाई इज प्रीपेंडिकुलर, बेस इज कैपिटल डी। मैंने थीटा निकाल के दिखा दिया मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर विड्थ, मतलब कि टू डिटरमाइन कि ब्राइट पैटर्न कितने एंगल तक फैला है। आई होप समझ आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो बच्चे मुझसे लगातार क्लासेस ले रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि डाउट कैसे पूछना है। फिर भी मैं चाहूंगा कि बिफोर आई स्टार्ट नाउ अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स शायद आपको कराऊंगा, उसके बाद एग्जांपल्स का भंडार आपके साथ शेयर कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स का भंडार आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो आपके काम आए। कई बार कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम तो गुजरात में बैठे हैं, मैं तो राजस्थान में बैठा हूं, मेरे साथ कैसे शेयर करोगे? आपसे तो मैं डायरेक्टली पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो केवल आपके YouTube पे वीडियोस देखता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो मुझसे आप WhatsApp पे मंगवा ही सकते हो ना, और मेरा WhatsApp नंबर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, एक बार फिर से शेयर कर दूंगा जब मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के असाइनमेंट को आप फ्री मुझसे WhatsApp पे मंगवा सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना फायदा उठाइए। तो प्लीज एक बार सभी क्लास 12 के बच्चे नोट डाउन कर लीजिए जो जो बोर्ड पे लिखा गया है, नोट डाउन कर लीजिए जो जो फॉर्मूला बताया गया है, ताकि इस सब को मिटाकर मैं आगे बढ़ सकूं, ये सब कुछ आपको बताकर मैं न्यूमेरिकल्स करा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं सिलसिला कुछ न्यूमेरिकल्स को करने का। ऑब्वियस सी बात है वो न्यूमेरिकल्स जो कि हम करेंगे बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले से मिटाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को उठा के यहां लिखवाना पड़ेगा, उसका मतलब थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा के आंसर लाना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट छापना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स का फायदा उठाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास किताब होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अपने साथ एक किताब रखी है, और मैं किताब की मदद से कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। सो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया जाने वाला पहला क्वेश्चन कहता है टू कोहेरेंट सोर्सेस, यानी 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं which are 0.18 मिलीमीटर अपार्ट। अब देखो, अगर मैं आगे का कुछ नहीं लिखूं तो मैं ये लाइन पढ़ के भी पता चल रहा है कि ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स, मतलब क्वेश्चन को एनालाइज करना पहली लाइन से ही शुरू कर दो। पहली लाइन से पता चल गया कि आपको स्मॉल डी गिवन है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन ने कहा है एंड फ्रिंजेस, क्वेश्चन कहता है एंड fringes are observed on a screen, एक ऐसी स्क्रीन जो 80 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी स्लिट्स के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, पहली लाइन से पता चला। और उन स्लिट्स के द्वारा बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न जिस स्क्रीन पे प्राप्त किया जा रहा है वो स्क्रीन की दूरी 80 सेंटीमीटर है, साफ पता चल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि इट इज फाउंड, ये एक चीज सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इट इज फाउंड दैट विद द सर्टेन सोर्स ऑफ लाइट, मतलब क्वेश्चन ने कहा है
इट इज फाउंड दैट fourth bright fringe, it is found that fourth bright fringe is present at a duri of 10.8 millimeter from central maxima, या मुझे कहना चाहिए central fringe। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, पहले मैं आगे से हट रहा हूं, रीड करो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है कि नजर नहीं आ रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साफ पता चल रहा है टू कोहेरेंट सोर्सेस आर 0.18 मिलीमीटर अपार्ट, यानी अगर ये पहला सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है तो दोनों के बीच का जो d है वो d दे रखा है हमें 0.18 मिलीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इनसे कुछ दूरी पर स्क्रीन है, और इनसे कितनी दूरी पर स्क्रीन है 80 सेंटीमीटर, यानी यहां से पूरे 80 सेंटीमीटर पे स्क्रीन है। तो ये पहला ब्राइट पैटर्न फॉर एग्जांपल, ये दूसरा ब्राइट पैटर्न फॉर एग्जांपल, ये तीसरा ब्राइट पैटर्न फॉर एग्जांपल, इसी के ऊपर ये चौथा ब्राइट पैटर्न फॉर एग्जांपल। तो इफ दिस इज x is equal to 0, then this is x is equal to 1, this is x is equal to 2, this is x is equal to 3, और इसके ठीक ऊपर कहीं जाकर बनेगा x is equal to 4, यानी चौथा fourth bright fringe is present at a दूरी of 10.8 मिलीमीटर, यानी क्वेश्चन में गिवन है दूरी ऑफ चौथा पैटर्न, दैट इज उसकी पोजीशन, गिवन है, कहीं पर भी विड्थ की बात नहीं हुई, उसकी पोजीशन गिवन है, दैट इज x4 गिवन है। x4 कितना हमारे पास 10.8 मिलीमीटर। अब सुनो मेरी बात, हम जानते हैं क्या लिखा मैं यहां पे, हम जानते हैं कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, xn is equal to n लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d। हमें दे रखा है xn यानी x4 कितना दे रखा है 10.8 मिलीमीटर is equal to 4 times of lambda into capital D 80 सेंटीमीटर, स्मॉल d कितना 0.18 मिलीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करूंगा, 10.8 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.18 मिलीमीटर और डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना ना भूले प्यारे क्लास 12 के बच्चों, प्लीज पे अटेंशन ताकि ना हो आपके जीवन में कोई टेंशन। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको लैम्डा मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर करें, प्लीज अपने आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करें कि लैम्डा कितना आ रहा है। मैं आपके साथ आंसर शेयर कर दूंगा, अगर आप ये सब कुछ अगर मीटर में चेंज करते हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं, मीटर में चेंज करने पर आंसर आता है लैम्डा इज इक्वल टू 60.75 इंटू 10 का पावर -8 मीटर। मेरी आपको सजेशन है कि वीडियो अभी के अभी पॉज करो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो और वेरीफाई करो कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्यारे क्लास 12 के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट पे अटेंशन। मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आई होप
कि आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आ गया, और इंटरप्रेट करने के साथ साथ मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे सिलसिला बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इस न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में कम से कम सोचा है कि ये 2 या 3 एग्जांपल तो करा ही दूंगा, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल होती है इंटरप्रिटेशन, और वो मैं आपके लिए आसान कर चुका हूं कि क्वेश्चन इंटरप्रेट कैसे करना है, इसकी ट्रिक, इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सो प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ग्रीन लाइट है जिसका वेवलेंथ है पूरे 5100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी, वो फ्रॉम अ नैरो स्लिट, एक नैरो स्लिट है, उसके जरिए ये ग्रीन लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, इज इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट। ऑब्वियसली बात है, डबल स्लिट पे इंसिडेंट होगी तभी तो कोहेरेंट बनेगी। कोहेरेंट बनाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ऑन अ डबल स्लिट, ठीक है, ऑन अ डबल स्लिट। अब क्वेश्चन कहता है द ओवरऑल सेपरेशन, सुनिए, द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस, द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन पूरे 200 सेंटीमीटर अवे, यानी सारे के सारे 10 फ्रिंजेस की सेपरेशन 200 सेंटीमीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द स्लिट सेपरेशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार क्वेश्चन पे दीजिए पूरा ध्यान ताकि ना होना पड़े आपको जरा भी परेशान। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है और क्या पूछने की कोशिश की जा रही है, क्वेश्चन ने कहा है कि द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस का ओवरऑल सेपरेशन 200 सेंटीमीटर है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बहुत प्यारा पॉइंट है। देखो, क्योंकि 10 फ्रिंज की ओवरऑल चौड़ाई, ओवरऑल विड्थ इज 200 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी? एक फ्रिंज की विड्थ होगी 200 इंटू 1/10 कैंसल, यानी बीटा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो, एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, जरा देखो कि यहां पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 नीड टू अंडरस्टैंड। अब बताओ यहां मिस्टेक क्या हुई है। मैंने गलती से स्क्रीन के डिस्टेंस को यहां विड्थ मान लिया। अरे विड्थ तो 2 सेंटीमीटर है, गड़बड़ हो गई। विड्थ तो 2 सेंटीमीटर है तो ये बनेगा 2/10, 2/10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 2/10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहूं तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो कि मैंने अपनी मिस्टेक को सुधारा है और आपको यहां पे बताया है। अगर आप मिस्टेक नहीं पकड़ पाए तो इसका मतलब आप अटेंशन में कहीं ना कहीं कमी है। तो प्लीज एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों देखो, हमें बीटा मिल गया। अब यहां मैं लिखूंगा, हम जानते हैं। एक बच्चा बोला क्या जानते हो मास्टर, जरा बताओ। हम जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है। तो बीटा हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ चुका है। लैम्डा हमें नहीं पता और कैपिटल डी हमारे पास 200 सेंटीमीटर है। स्मॉल डी हमारे पास स्मॉल डी नहीं पता, तो वही तो निकालना है। लैम्डा पता है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर स्मॉल डी इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 200 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो D इज इक्वल टू लैम्डा 5100 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों से मैंने अपनी सूचना को एक्सचेंज किया और आई होप
कि मैंने आपके दिमाग में आंसर निकालने का तरीका भी थोड़ा चेंज किया। सॉल्व करो मैं कहता हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना रह जाए आपके जीवन में कोई टेंशन। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर उत्तर आएगा 5.1 इंटू 10 का पावर -4 मीटर। मैं कहता हूं एक बार खुद से करके देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन। माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज पुट इन योर माइंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, देखो सच बताओ तो सिर्फ उन्हें इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है। दिस इज द रीजन कि आज मैं प्रैक्टिस करा के आपके दिमाग में ना कॉन्फिडेंस की डोज ठूस रहा हूं, ताकि आपको इसके बाद मेरे द्वारा शेयर किए जाने वाले न्यूमेरिकल्स को करने में कोई दिक्कत ना आए, आपको बातें समझ आए। आई होप। अब हम आगे बढ़ जाएं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उठाते हैं एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। और ये तीसरा एग्जांपल इज गोइंग टू बी द आखिरी एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, बट दैट डज नॉट मीन कि मैंने हर प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दी, लेकिन हां इसके बाद हर प्रकार के न्यूमेरिकल को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए तीसरा और आखिरी एग्जांपल उठाते हैं हमारे इस प्यारे से न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द width, क्वेश्चन कहता है the width of the fringe, क्वेश्चन कहता है the width of the fringe obtained with a light of wavelength 6000 angstrom is 2.0 millimeter. ओके, क्वेश्चन ने कहा है what will be the fringe width अगर इस सेटअप को डुबा दिया जाए। दिल डूबा वही वाला डूबा, ठीक है, डुबा दिया जाए, इस सेटअप को डुबा दिया जाए in a liquid of refractive index। अरे भैया कहां हो of refractive index 1.33। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, पहले क्वेश्चन पे डालो नजर, फिर देखो बनेगी जीवन में कामयाबी की डगर। आपको बातें अगर नहीं आए समझ तो आप मुझको पूछना। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट पे अटेंशन, ताकि ना रहे आपके जीवन में कोई भी टेंशन। तो ये चीज आपको मैं सिखा चुका हूं। देखिए मैं यहां बोलूंगा हम दिल दे चुके सनम, नहीं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या चुके हैं? कि न्यू फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स द ओल्ड फ्रिंज विड्थ। यानी जो नई फ्रिंज विड्थ होती है वो पुरानी फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स आती है, यानी दैट इज बीटा डैश इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स द बीटा, या सिंपल शब्दों में कहूं दैट बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू इनटू स्मॉल डी। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आओ तो देयरफॉर नया वाला बीटा ए लैम्डा पुराना वाला लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो मेरे बच्चों जी, कैपिटल डी तो नहीं है, कैपिटल डी है क्या हमारे पास?
इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ अ फ्रिंज ऑब्टेन्ड इज, अच्छा विड्थ हमें दे रखी है, ठीक है, तो विड्थ अगर हमें दे रखी है तो उसका मतलब सब कुछ दे रखा ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आपका बीटा बटा म्यू, तो बीटा हमारे पास कितना 2 मिलीमीटर बटा म्यू, म्यू इज 1.33। देखो एक बार देखो पूरा तो डाटा काम भी नहीं आया, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको सीधा बताया। तो प्यारे प्यारे बच्चों 2 मिलीमीटर को हम पहले चेंज करेंगे, 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय हमारा 1.33 कर देंगे और सॉल्व करके हमें नया वाला बीटा मिल जाएगा। बताओ क्या है, सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, मैं कहता हूं, उसके बाद देखो क्या आया। एक बच्चा कहता है सर मेरा मन नहीं है सॉल्व करने का। मैंने कहा क्यों मन क्यों नहीं है? आप अगर सॉल्व नहीं भी करते हो तो सिर्फ इसको सॉल्व करके आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड इन मिलीमीटर। प्लीज पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन, मैं आगे से मुंह हट जाता सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में बैठ जाए। हालांकि अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, या मुझे कहना चाहिए 1.5 मिलीमीटर। एक बार पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद विश्वास कर लेना। देखा आपने कि कैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, वाहियात न्यूमेरिकल था। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन के साथ ही आते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन डेरिवेशन के साथ जरूर आएगा। यानी अगर डेरिवेशन आती है 5 मार्क्स की तो उसमें 3 मार्क्स आपका डेरिवेशन ले जाएगी, 2 मार्क्स उसके साथ ताल्लुकात रखने वाला कोई ना कोई न्यूमेरिकल ले जाएगा। हालांकि the level of numericals may become a bit complex if you start attempting more and more numericals from the books or from the question bank or from the notes or from the assignment or from whatever things that you have. एक बच्चा कहता है I don't have. If you don't have and you are a student of my lovely Hindustan or anywhere in this entire दुनिया, then I am fulfilling your हर एक इच्छा। आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको वेव ऑप्टिक्स के इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक बटन दबा के आपको फॉरवर्ड करना है। आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, मंगवाएं वाया व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा नंबर ये रहा, इस पे मैसेज करें और मुझसे कहें डियर सर, मैंने आपका वेव ऑप्टिक्स वाला वीडियो देखा था, वही वाला सर जिसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने कराई थी। और आपको बताऊं मेरे सर, मुझे आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में कराए गए क्वेश्चन की हर बात समझ में आई थी, क्योंकि मुझे सारी बातें समझ में आई थी। इसलिए मुझको, मैं बैठा हूं हिंदुस्तान के किसी कोने में, मुझे थोड़े से क्वेश्चन भेज दो सर जी, मैं भेज दूंगा। कुछ नहीं करना आपको। आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, माय डियर लवली प्यारे प्यारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स। विद दिस आई हियरबाय अनाउंस द खात्मा ऑफ द इंटरफेरेंस का टॉपिक, यानी वेव ऑप्टिक्स का पहला भाग खत्म, खल्लास। बहुत जल्द आऊंगा नई सीरीज में, नए जोश में, नए टॉपिक के साथ। हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक डिफ्रैक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज पर द वेव नेचर, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एज पर द वेव नेचर। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए जो आप सबने अपना कीमती वक्त दिया है ना, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, प्लीज करना ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू।